हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है भैया आप लोगों के? गुरमीत, धर्मेंद्र, किशन, अंकित, बबलेश, कीमती, प्रशांत, केम छो? मजामा? हम्म। टॉपिक मैं भेज रहा हूं, अपडेट कर देना। हाँ जी, तो भाई साहब आज जो टॉपिक चलने वाला है उसका नाम है रीजन एंड असर्शन। ठीक है, आज के चैप्टर का नाम है रीजन एंड असर्शन। अभी तक हम लोगों ने भाई साहब एनालिटिकल रीजनिंग में अब दो टॉपिक बचे हैं लास्ट। बेटा लास्ट टू टॉपिक बचे हैं। एक तो बचा है डिसीजन मेकिंग, है ना। एक तो बचा है डिसीजन मेकिंग कॉफी, एक तो डिसीजन मेकिंग बचा है और एक बचा है तुम्हारा रीजन एंड असर्शन। 5 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, है ना। हाँ जी सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। कल आपने सिलॉक्स पढ़ने का जो तरीका था मुझे, हाँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने सबसे पहले तो अजम्पशन को खत्म किया था। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा, मैं वैसे ही बता देता हूं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा, कथन और पूर्व धारणाएं, जिसमें हमें प्रैक्टिकल नहीं होना होता, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना होता। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, कभी उसका विरोध नहीं करना, प्रैक्टिकल नहीं सोचना स्टेटमेंट अजम्पशन में। फिर हमने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट, जो कि कारण और परिणाम था। हमें देखना है दो कथन दिए होंगे तो दोनों कथनों में से कारण क्या है, परिणाम क्या है। जो घटना पहले घटित हो रही है वो कारण, जो घटना बाद में घटित हो रही है वो परिणाम। अगर दोनों घटनाओं एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखती है, इसका मतलब फिर दोनों ही इंडिविजुअल क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स होंगे, अलग अलग परिणाम होंगे, या तो अलग अलग कारणों के या एक ही कारण के। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें कार्यवाही हम करते थे, यानी कि परफेक्ट सोल्यूशन देते थे कि समस्या का समाधान क्या है। और वो समस्या का समाधान होगा जो एग्जैक्ट हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड होगा, है ना, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल होगा। फिर हमने पढ़ा स्टेटमेंट आर्गुमेंट, यानी कि कथन और तर्क। तो तर्क हम वो मानते थे सही जो कि ठोस होता था, और ठोस तर्कों को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, और वीक आर्गुमेंट को पहचानने की भी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर हमने 5वां टॉपिक पढ़ा स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। हमारे एग्जाम में एक वर्ड यूज होता है इन्फ्रेंस, एक वर्ड यूज होता है बाबू इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है इस वर्ड से, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस। ये जो वर्ड है ये रिप्लेस करता है बेटा अजम्पशन को। हम स्टेटमेंट अजम्पशन बोले या स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पूर्व धारणा, हिंदी में इसको कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है अनुमान, इसको हिंदी में कहते हैं अनुमान। दोनों का मीनिंग सेम ही है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेटमेंट इन्फ्रेंस एंड स्टेटमेंट अजम्पशन दोनों एक ही चैप्टर है। स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर हमने कल पढ़ा। एक स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर होता है सिलॉक्स चैप्टर के अंदर, है ना, सिलॉक्स, जिसमें बोला जाता है ना कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल डॉग्स आर कैट। ये चैप्टर अलग है ना। ये जो चैप्टर है ये कौन सा चैप्टर होता है बाबू? ये चैप्टर होता है सिलॉक्स, सिलोजिज्म। आप जानते हैं कि रीजनिंग का अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब जितने दिन हमें पूरे एनालिटिकल रीजनिंग को खत्म करने में लगे हैं, उतना दिन अकेले इस चैप्टर को खत्म करने में लगते हैं, है ना। 8 से 10 क्लासेस होती हैं इस चैप्टर की, सिलॉक्स चैप्टर की, है ना। ये चैप्टर अलग है, इसको स्टेटमेंट कंक्लूजन कल वाले चैप्टर में मिक्स मत करो। कल का चैप्टर अलग था जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड था, और ये जो चैप्टर होता है ये वास्तविक जीवन पर आधारित नहीं होता है, ये काल्पनिक दुनिया में, ठीक है, काल्पनिक चैप्टर है ये। इसमें कुत्ते को बिल्ली बना देते हैं, गधे को घोड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वो जो टॉपिक है हालांकि वो रीजनिंग का नहीं है ना। ये जो टॉपिक है ना ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, रीजन एंड असर्शन। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये बेटा हमारे जीएस का क्वेश्चन है, मतलब ये हमारे जीके का चैप्टर है, जनरल नॉलेज का चैप्टर है। और रीजन एंड असर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर भी पूछे जाते हैं। और जो जीके का पेपर होता है ना, जीएस का पेपर, जीएस के पेपर में भी रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन रीजनिंग के साथ साथ जीएस में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जीएस का ही चैप्टर है, ये रीजनिंग का चैप्टर ही नहीं है। इस चैप्टर में क्या होता है कि 2 कथन होते हैं,
है ना। और वो जो कथन होंगे ना, वो या तो बेटा हमारे फिजिक्स से रिलेटेड होगा, या केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, या बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो रीजन एंड असर्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं रीजन एंड असर्शन के अंदर। तो ये कंप्लीटली जीएस का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बेटा कभी रीजनिंग में भी आ जाते हैं, कभी जीएस में भी आ जाते हैं, है ना। तो सर मेरा 2023 मेंस में 324 बने हैं 370 में से, योर 2020 बैच, फिर इस बैच में क्या कर रहे हो तुम? पहली बात तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। रीजनिंग में मुझे लगता है आपने 30 में से 28 या 29 क्वेश्चन किए होंगे सही, है बहुत बढ़िया स्कोर। कल सीजीएल मेंस का स्कोर भी आ गया, आपने सीजीएल मेंस का पेपर, मैं अभी आज ना अपने यूट्यूब चैनल पे सीजीएल मेंस का पेपर कराऊंगा, ठीक है, कि जो इस बार 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल मेंस में वो कौन से 30 क्वेश्चन है, और पिछली बार जो सीजीएल मेंस में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी बातें आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आके बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो रीजन एंड असर्शन बेसिकली साइंस का चैप्टर है। तो आज हम साइंस पढ़ेंगे बेटा रीजनिंग की जगह। साइंस के कुछ फैक्ट्स होंगे, है ना, साइंस के कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ लॉ होंगे, कुछ नियम होंगे, उन नियम कानून को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम साइंस के फैक्ट्स एंड लॉ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मजा आएगा बेटा चैप्टर पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आज हम किसके नियम कानून देखेंगे? साइंस के। और साइंस पढ़ने में तो वैसे भी मजा आता है, साइंस पढ़ने में तो एक अलग लेवल का ही मजा आता है। हाँ जी, असर्शन एंड रीजन, मजा आएगा बेटा। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। यूट्यूब पर लाइव आएंगे बेटा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, है ना, शाम को 3 बजे के बाद। हो सकता है 3 बजे लाइव आऊं, हो सकता है 3:30 बजे लाइव आऊं, हो सकता है 4 बजे या 4:30 बजे। अभी इवेंट नहीं बनाया मैंने, इवेंट बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया होगा तो जो 30 क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे वो 30 क्वेश्चन रिवील हो चुके हैं, आंसर की आ चुकी है सीजीएल मेंस की, है ना। तो वो 30 क्वेश्चन कौन से थे वो आज हम कराएंगे। और पिछली साल जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग मेंस में वो इस साल के क्वेश्चन से अलग कैसे हैं, अगर हम तुलना करें पिछली साल इस साल के पेपर को, तो दोनों पेपर लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है, पिछली साल रीजनिंग का पेपर मैथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा टफ था और इस साल रीजनिंग का पेपर मैथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है। ये फर्क है पिछली साल और इस साल में। पिछली साल मैथ्स थोड़ी इजी थी, इस साल रीजनिंग थोड़ी इजी है। और मैथ्स और रीजनिंग दोनों को सॉल्व करने के लिए मेंस में बेटा 1 घंटा मिलता है आपको। कहने का मतलब है इस 1 घंटे में आपको पूरा स्कोर लेना है, या तो रीजनिंग में लेना है या मैथ्स में लेना है। पिछली साल बच्चों ने मैथ्स में पूरा स्कोर लिया था, रीजनिंग में नहीं ले पाए थे, और इस साल बच्चों ने रीजनिंग में पूरा स्कोर लिया है, मैथ्स में नहीं ले पाए हैं, ठीक है। मैथ्स में कैलकुलेशन होने की वजह से 2-3 क्वेश्चन बच्चों के छूट गए, लेकिन वो उन्होंने रीजनिंग में ओवरकम कर लिया, रीजनिंग में वो अच्छा स्कोर कर ले गए बच्चे। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसमें कोई, है ना, रीजनिंग का कोई रूल नहीं है, इसमें साइंस की नॉलेज आपके काम आने वाली है। इसमें जो नॉलेज आपके काम आएगी वो साइंस की नॉलेज आपके काम आएगी, समझ रहे हो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या ये कथन सत्य है कि हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं?
है क्या जब गर्मी पड़ रही होती है या ह्यूमिडिटी का मौसम होता है तो क्या हमें अच्छा लगता है? वी फील कंफर्टेबल, आर वी हैं आर वी फील कंफर्टेबल इन ह्यूमिड क्लाइमेट? सर ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये कथन तो बिल्कुल गलत है कि हम कंफर्ट फील करते हैं गर्मी में और ह्यूमिडिटी में। किसने कह दिया? हमें तो और घुटन होने लगती है गर्मी में, और है जब मौसम में थोड़ी सी नमी हो, मतलब नमी इन द सेंस मौसम थोड़ा सा ठंडा हो, तब हमें मजा आता है। अच्छा, स्वेट इवोपोरेट फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ये कह रहे हैं कि आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है। बेटा जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो जो पसीना होता है कि क्या वो जल्दी इवोपोरेट हो जाता है? सर ये बात भी बिल्कुल गलत है कि पसीना जल्दी इवोपोरेट हो जाता है। कहाँ होता है बेटा? पसीना तो मतलब उल्टा चिपकने लगता है हमारे शरीर से। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो शरीर चिपचिपाने नहीं लगता, हम कहते हैं कि उमस बहुत है आज, है ना? तो उसमें क्या होता है, शरीर से पसीना चिपकने लगता है, इवोपोरेट नहीं हो पाता। समझ रहे हो? तो ये भी कथन क्या है, गलत है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इस चैप्टर में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है एग्जाम में। यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हो चुके हैं, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन तुम्हें बनता है? ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, है ना? यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। ठीक है, हाँ जी। सर मैं एक दिन पीछे की क्लास देखा तो आज आपको बोलने आया हूं कि आप तो रीजनिंग के बादशाह हो। मतलब एक दिन की क्लास देख के तुम बताने आए हो कि मैं रीजनिंग का बादशाह हूं, और इतने दिन से जो पढ़ा रहा हूं उसका क्या? चलिए साहब, नेक्स्ट। शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है। क्या ये वाक्य सत्य है कि शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है? ये बताओ, शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, क्या ये वाक्य सत्य है? शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है? हम्म, सर बिल्कुल सही बात है, जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है ना? है ना? हम हिल स्टेशन पे जाते हैं ना घूमने, शिमला हिल स्टेशन है, और जो भी शहर हमारे पहाड़ों पर बने हुए हैं वहां पे ठंडक ज्यादा है। शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। ये कह रहे हैं दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर बना है। सही बात है, दुनिया जानती है कि शिमला पहाड़ों पर है, और तो दिल्ली की तुलना में शिमला जो है ऊंचाई पे बना हुआ है। दोनों ही बातें सत्य हैं। अब आप ये बताओ, आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करोगे? अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे ए बी सी डी में से? ये आप बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आप ऑप्शन बी यूज करोगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, या ऑप्शन ए यूज करोगे? सी डी ई, ये तीन ऑप्शन तो आप चूज कर नहीं सकते। यानी कि अब आप लोगों को नहीं, मतलब मैं ऑनलाइन की क्लास से एक क्लास बैक चल रहा हूं, अच्छा कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, है ना? अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से बताओ कौन सा हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन कब चूज करोगे? जब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब शिमला दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा है, अगर उसका मुख्य कारण यही है ना? अगर कारण यही है, अगर यही कारण है, कारण अगर यही है, किसका कारण है ये किसका कारण है? शिमला के ठंडे होने के पीछे का अगर यही कारण है तो फिर हम ऑप्शन ए यूज करेंगे। अगर ये शिमला के ठंडा होने का कारण अगर ये नहीं है, मुख्य कारण ये नहीं है, तो हम ऑप्शन ए यूज नहीं करेंगे। हैं सर, एक्चुअल में जो समुद्री तल से जितना ऊपर आप ऊपर चलते चले जाओगे, समुद्री तल से, आप जानते हैं कि समुद्री तल से हम जितना ऊपर उठते चले जाएंगे, जितना ऊपर चलते चले जाएंगे, समझ रहे हो, उतना ही क्या होगा, उतना ही ठंडा महसूस होता चला जाएगा। अगर यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर 22 होगा, उससे ऊपर 20 होगा, उससे ऊपर 18। समुद्री तल से जितना ऊपर उठते चले जाओगे, है ना, उतना ही ठंडक हमें महसूस होती चली जाएगी। उसका पीछे सीधा सा कारण है बेटा, जो सन की लाइट आती है, सन की जो लाइट आती है वो सीधा पृथ्वी पे जाके टकराती है, और फिर वो बैक फायर होती है एनवायरमेंट में। तो जब सन की लाइट बैक फायर एनवायरमेंट में हो रही है
तो जो हम पृथ्वी सतह के जितना नजदीक होंगे उतनी गर्मी ज्यादा होगी, जितना हम ऊपर उठते चले जाएंगे उतनी गर्मी हमें कम लगती चली जाएगी, क्योंकि वहां पे सन की जो हीट है वो कम होती चली जा रही है ना। हाँ जी, ये जीएस का ही चैप्टर है, इसमें रीजनिंग का कोई काम नहीं है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए, यस, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को। मेरे भाई, घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है। आपको पता है कि जो घर में जो सिलेंडर लगे होते हैं, जैसे ही वो लीक करता है ना, जैसे ही वो लीक करता है सिलेंडर, उसमें हमें स्मेल आने लगती है। बिल्कुल सही बात है, घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, क्या ये कथन सत्य है? एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। जो गैस सिलेंडर होता है हमारे घरों में जो यूज होता है वो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो लीक करता है घर का सिलेंडर तो हमें स्मेल आने लगती है। बिल्कुल सही बात है, हमें स्मेल आने लगती है, लेकिन क्या वो स्मेल एलपीजी की होती है? ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल गलत है। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है। एलपीजी है ना, एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होती, कोई भी गंध एलपीजी में नहीं होती है, गंध नहीं होती है एलपीजी में। एक्चुअली होता क्या है, एलपीजी में ना हम मिलाते हैं एक चीज अलग से, मिथाइल मरकैप्टन। हम एलपीजी में एक चीज मिलाते हैं, मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल या इथाइल मरकैप्टन, हाँ मिथाइल मरकैप्टन जो भी है, उस मरकैप्टन की जो स्मेल होती है वो हमें आने लगती है, सुगंध, है ना। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम ऑप्शन चूज करेंगे ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। जो हम इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं स्मेल उसकी आती है, ठीक है। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है, एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है। तो आज आप लोगों की ना जनरल नॉलेज टेस्ट हो रही है। आज हम खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। तो अगला सवाल 20,000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। हाँ जी, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। क्या वास्तव में भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है? वी हैव फेल्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी। हम काले धन की वृद्धि की जांच करने में विफल रहे हैं। भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, हम काले धन की वृद्धि की जांच करने में विफल रहे हैं। हाँ जी सर, बी क्यों नहीं होगा? बेटा एलपीजी की कोई स्मेल नहीं है, एलपीजी की कोई स्मेल नहीं है, ये कथन तो असत्य है, ये सत्य ही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो बेटा ऑप्शन बी कैसे कर दोगे? ये कोई ट्रू थोड़ी है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है। एलपीजी के अंदर जो हम मिलाते हैं ना इथाइल मरकैप्टन, स्मेल उसकी होती है। भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, बिल्कुल सही बात है, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, ठीक है ना। हम काले धन की वृद्धि की जांच करने में विफल रहे हैं, ये भी सही बात है। हमें कहा वी हैव फेल्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, सही बात है।
हमें कहाँ पता है काले धन के बारे में? पता है तुम्हें काले धन के बारे में? नहीं पता ना काले धन के बारे में, बिल्कुल नहीं पता। हमें काले धन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। कहाँ है? अगर काले धन के बारे में पता हो तो फिर तो देश सुधर ही जाए। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कौन सा हम यहां पे चूज करने जाएंगे बताओ, ए या बी? देखो दो ऑप्शन का ही खेल है। हेलो हेलो। अरे यार बताया तो भैया, इसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, और शायद मेरे पास इसका वो भी है। इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5 होता है, CH3CH2 ये होता है शायद, C2H5SH मेरे ख्याल से। और इसका बॉन्ड भी मैं शायद आपको दिखाऊं, मेरे पास अगर फिगर हो इथाइल मरकैप्टन का। हाँ ये होता है इथाइल मरकैप्टन। देख पा रहे हो इसको, इथाइल मरकैप्टन को तुम? है ना, ये किसके बॉन्ड है बेटा? ये कार्बन के बॉन्ड है। कार्बन, ये तुम्हारा कार्बन है, देखो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो सी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कार्बन है, सॉरी कार्बन तो काला होगा, और ये हाइड्रोजन है, तो ये हो गया CH3। ये कार्बन है, कार्बन है ना, और ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया सल्फर। सल्फर बेटा पीला होता है, और ये हाइड्रोजन हो गया CH3CH2SH। दिस इज इथाइल मरकैप्टन। मतलब C2H5SH भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना, CH3CHSH बोल सकते हैं, या C2H5SH हम इसको बोल सकते हैं, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसकी स्मेल होती है जब ये हम एलपीजी में मिलाते हैं ना, तो बेसिकली इसकी स्मेल हमें आती है, समझ रहे हो? हाँ जी। देखो यहाँ पे दोनों ही बातें सत्य हैं, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। भारत की महंगाई का ये कारण है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये एक कारण है लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है, समझ रहे हो? ये एक कारण है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। एक कारण तो है लेकिन मुख्य कारण की इसको कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। फटाक से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा, ये वही पीओपी है, ये वही पीओपी है। कौन सी पीओपी है ये?
ये जो प्लास्टर जब हम लगाते हैं ना हाथ में, ये वही पीओपी है जो तुम्हारे घरों में यूज होती है, जो घर में हम डेकोरेशन में पीओपी यूज करते हैं ना, जो पीओपी हम घर में अपने डेकोरेशन में यूज करते हैं ना, ये वही पीओपी है जो प्लास्टर होता है। जो घर में डेकोरेशन में पीओपी यूज की जाती है ना, उसी पीओपी से ही हाथ की हड्डी को जोड़ा जाता है। जो हम हाथ में प्लास्टर लगाते हैं ना, प्लास्टर, दैट इज कॉल्ड पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। ये वही पीओपी है जो हमारे घरों में यूज होती है, वही हमारे हाथ की हड्डी को जोड़ने में काम आती है। सेम है ये दोनों, सेम, ठीक है। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम ए भी कंसीडर कर सकते हैं, बी भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। एक मतलब ये मल्टीपल एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी में ए बी आंसर दिया था, किसी में ए आंसर दिया था, ठीक है। हाँ जी, ये मल्टीपल एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी में ए आंसर दिया था, किसी में बी आंसर दिया था। यहाँ पे इसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउटफुल है, यहाँ पे दोनों ही आंसर्स चेक किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम को दे रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम को दे रहे हो तो वहां में तो हम बी ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर हम अदर एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, क्लरिकल लेवल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑप्शन ए यूज करेंगे, समझ रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम को दे रहे हो। अगर हम बहुत ज्यादा हमसे टेक्निकल चीजें पूछी जा रही हैं, जैसे मान लो इंटरव्यू में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम आंसर देंगे बी, है ना। लेकिन अगर एक जनरल सा क्वेश्चन है तो हम आंसर देंगे ए, क्योंकि टेक्निकलिटी के हिसाब से तो महंगाई के बहुत सारे कारण होते हैं। यूपीएससी में आपको पढ़ाया जाता है इन्फ्लेशन के मल्टीपल रीजंस, लेकिन अगर हम बेसिक अगर आम जनता की बात करें तो उनको तो काले धन से ही मतलब है। तो उसके हिसाब से अगर हम बेसिक लेवल के हिसाब से चलते हैं तो भैया यही हमारा कारण है महंगाई का, काला धन। लेकिन अगर टेक्निकलिटी के हिसाब से बात करें तो इसके साथ साथ और भी कई रीजन है, तो इसीलिए वो डिपेंड, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम आते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में आते हैं। मैंने कहा तो अगर हम टेक्निकल सोचें तो ए बी ऑप्शन है, बेसिक सोचे तो ए ऑप्शन है, ऊपर ऊपर से आंसर देना है तो ए, और बिल्कुल गहराई में जाना है तो बी। हाँ जी, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये पीओपी है। दिस इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। When plaster of Paris is mixed with water and applied around the fractured bones, it sets into a hard mass। बिल्कुल सही बात है। जब पीओपी को हम पानी में मिक्स करते हैं, आपको पता है ये कितना सॉलिड हो जाती है पीओपी, और यही मुख्य कारण है कि हाथ की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं, यही मुख्य कारण है, समझ रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट, वी प्रीफर टू वियर व्हाइट क्लोथ्स इन विंटर। क्या हम विंटर में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं? बिल्कुल गलत जवाब। हम विंटर में सफेद कपड़े नहीं पहनते, काले कपड़े पहनते हैं। विंटर में हम सफेद कपड़े नहीं पहनते हैं, विंटर में हमेशा, है ना, विंटर में हमेशा बेटा डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं, और समर में हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, लाइट कलर के कपड़े, समर में हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो लाइट कपड़े होते हैं ना, वो गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, सनलाइट को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। और जो डार्क कपड़े होते हैं ना, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब आप डार्क कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी लगेगी, जब आप लाइट कपड़े पहनोगे तो आपको ठंड लगेगी। मतलब ठंड लगने का मतलब यह है कि कम गर्मी लगेगी और ज्यादा गर्मी लगना, ठीक है। तो यहां पे बी तो सत्य है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज
ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखते हैं कितनी आपकी जनरल नॉलेज है। जी के जीएस का डिफरेंस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं एसएससी सीजीएल? हाँ, क्यों नहीं दे सकते। आप अपनी मर्जी से इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो, हिंदी लैंग्वेज चूज करो, ये तो आपकी खुद की मर्जी है। जल्दी से आंसर दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है। आपको पता है एसिड और बेस क्या होते हैं? बेस और एसिड क्या होते हैं? क्षार और अम्ल क्या होते हैं? क्षार और अम्ल, है ना। जो अम्ल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, देखो एक पीएच वैल्यू होती है, आप जानते हैं क्षार की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है ना, मेरे ख्याल से। तो जो सोडा होता है, सोडा, आपको पता है जब गैस बनती है आपके, जब पेट में गैस बनती है तो आप क्या पीते हैं? आप इनो पीते हैं, है ना। इनो क्या होता है? इनो बेसिकली बेटा सोडा होता है। अच्छा, गैस क्यों बनती है पेट में? गैस इसलिए बनती है क्योंकि एसिडिटी होती है। एसिडिटी, एसिडिटी से क्या होगा? एसिडिटी से गैस बनेगी और उस गैस को खत्म करने के लिए इनो पिया जाएगा, क्योंकि इनो होता है सोडा यानी कि बेस। तो जब बेस मिक्स हो जाता है एसिड में, जब बेस एसिड में मिक्स हो जाता है तो गैस बनना खत्म हो जाती है। तो एसिडिटी होने पर, गैस बनने पर हम इनो पीते हैं। बहुत सारे बच्चों का मिसकंसेप्शन है कि जब वो एसिडिटी होती है ना तो नींबू पानी पी लेते हैं। तो बेटा ये गलती कभी भूल के मत करना। कभी भी एसिडिटी या गैस बनने पे गलती से भी नींबू पानी मत पीना, क्योंकि नींबू खुद एक एसिड होता है ना। नींबू पानी पता है कब पिया जाता है? नींबू पानी हमेशा पिया जाता है जब आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लो, आप बहुत ज्यादा खाना खा लो और आपको लग रहा है कि पेट बहुत भारी भारी हो गया, डाइजेशन नहीं हो रहा। तो उस डाइजेशन के लिए हम नींबू पानी पीते हैं, ताकि हमारे पेट में एसिड की मात्रा कम हो गई है वो बढ़ जाए, ताकि खाने को डाइजेस्ट कर सके। एसिड हमेशा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है ना। हाँ जी, तो नींबू पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम है, हमेशा याद रखना। नींबू पानी तो सिर्फ तभी पीते हैं जब हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लें, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट भरा भरा लग रहा है, अदरवाइज नींबू पानी कभी मत पीना। ठीक है। बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन, दोनों बातें एकदम सच है, मतलब ये गलत है। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, गलत। बेकिंग सोडा तो एसिडिटी को क्या करता है? बेकिंग सोडा एसिडिटी को समाप्त करता है ना। बेकिंग सोडा एसिडिटी, आज बेटा आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ने में एक अलग लेवल का मजा आ रहा होगा तुम्हें, है। हम्म।
हाँ जी। जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो यह हवा में नमी को अवशोषित कर लेता है। ये बात सच है कि जब हम नमक को खुला रख देते हैं तो वो ना सील जाता है, उसमें सीलन आ जाती है। आप जानते हैं ना कि जब भी हम नमक को खुला छोड़ते हैं उसमें सीलन आ जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, जब भी हम नमक को खुला छोड़ते हैं उसमें सीलन आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या ये सही बात है? कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। आप कहोगे सर कॉमन सॉल्ट तो NaCl होता है, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड कहां से आ गया? बाबू ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ना, ये इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटी होती है ना। ऐसी कई और इम्प्योरिटीज होती है नमक के अंदर, है ना। प्योर नमक होता है NaCl, जबकि इसके अंदर ये इम्प्योरिटीज होती है। इन्हीं इम्प्योरिटीज के चलते ही नमक हमारा सीलन में आ जाता है। ये जो इम्प्योरिटीज मिली होती है ना नमक के अंदर, यही मुख्य कारण है कि जो नमक है ना वो सील जाता है। ठीक है, यही मुख्य कारण है कि नमक हमारा सील जाता है, उसमें सीलन आ जाती है। सोडियम क्लोराइड होता है कॉमन सॉल्ट NaCl, लेकिन उस कॉमन सॉल्ट में ना इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, लाइक MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और भी इम्प्योरिटीज होती हैं, और इन्हीं इम्प्योरिटीज के चक्कर में नमक हमारा सील जाता है। तो बेटा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर दे रहे थे। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। तुम्हारे साइंस के कुछ कंसेप्ट बेटा लूज हैं, उनको टाइट कर लो, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, उन कंसेप्ट्स को। समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से दुर्व्यवहार पिघल रही है। बेटा अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो क्या उससे हमारी पोलराइज पिघल रही है? ये बताओ। जो पोलराइज है जो पोलराइज है, क्या वो पिघल रही है CO2 बढ़ने से? हाँ सर बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइज, ये भी सही बात है, और यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप जानते हैं, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होगा। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? मैं एक छोटी सी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट की शायद पिक्चर मेरे पास हो, ये रही ग्रीन हाउस इफेक्ट की पिक्चर। तो हो क्या रहा है बेटा, सन से लाइट आ रही है, और वो जो लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो CO2 मॉलिक्यूल्स है ना, जो एनवायरमेंट में CO2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वजह से पता है क्या है, हीट ना जा नहीं पा रही, हीट ना यहीं की यहीं रह जा रही है। तो वो और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण पोलराइज हमारी पिघल रही है, ध्रुवीय बर्फ हमारी पिघल रही है ना। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम्म। हाँ जी। जब कोई शरीर पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल में डूबा होता है तो उसके वजन में कमी होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि जब भी हम किसी बॉडी को पानी में डिप करते हैं
तो उसके जो वजन में कमी होती है, आप जानते हैं ना, वो वजन में कमी किसके कारण होती है? द डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ द डिस्प्ले लिक्विड। बेटा विस्थापित जल की वजह से नहीं होता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। जब भी हम किसी बॉडी को पानी में डिप करते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का जो वजन होता है, उतने वजन में कमी हमें उस वेट में उत्प्लावन बल एक लगता है, बॉयंसी फोर्स, है ना। जब भी किसी बॉडी को हम पानी में डिप करेंगे तो एक बायंसी फोर्स लगेगा, एक उत्प्लावन बल लगेगा। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जहां तक मेरी नॉलेज है कोई मेरे पास फिगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? नहीं। तो आप लोग जानते हैं ये शायद आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से होता है। डेंसिटी का इसमें रोला नहीं है, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए साहब, बायंसी फोर्स लगता है बेटा, उत्प्लावन बल। बॉडी को डिप करोगे पानी में तो नीचे से एक बायंसी फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल। और वो कितना बल होगा? वो उतने न्यूटन का बल होगा कि जितना बॉडी उस पानी को हटा देगी, उस पानी का जितना वेट होता है वो वेट ना रिवर्स लगता है उस बॉडी के ऊपर। बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। वेट इंक्रीज, वेट तो इंक्रीज, अबे तुमने तो हद कर दी। ओहो, एक बच्चा है जो कह रहा है वेट तो बढ़ जाता पानी में जाके, गीला होके वेट नहीं बढ़ जाएगा। ये कह रहा है किसी चीज को पानी में डुबोगे तो वेट बढ़ जाता है। ओ भाई साहब, ये पानी की बोतल अगर पानी में डुबाओगे ना तो जितनी भारी अभी लग रही है, पानी में जाके उतनी भारी नहीं लगती है, हल्की महसूस होने लगती है पानी में। पानी में कोई भी बॉडी हमें हल्की महसूस नहीं होती। गजब कर दिए तुम तो। इनके कंसेप्ट तो भाई साहब तगड़े हैं, तगड़े। गजब की बात करते हैं बाबू। हाँ जी, भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो किसान है, आप लोगों को पता ही है, खेती से कितने बाहर होते जा रहे हैं किसान, है ना। देयर लैंड बेस इज गेटिंग स्मॉलर। सही बात है बेटा। पहले किसानों के पास ना बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था खेती के लिए। अब क्या है कि सरकार हाईवे निकाल दे रही है ना, बिल्डिंग्स बना दे रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जिसके कारण किसानों के पास जमीन कम होती जा रही है। और यही मुख्य कारण है कि किसान खेती से बाहर होते जा रहे हैं। पहले किसानों के पास बहुत बड़े खेत हुए करते थे, है ना, कई बीघा खेत हुए करते थे, तो किसान खेती करते थे। लेकिन अब तो जमीनें ही खत्म होती जा रही हैं, सारी जमीनें सरकार खरीद रही है हाईवे निकालने में, है ना, नई नई सोसाइटीज बनाने में, तो खेती तो खत्म होते जा रही है। यही कारण है, उस और क्या कारण है? चलिए साहब, हाँ जी। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है बेटा। जो सेफ्टी फ्यूज होता है, आप लोगों ने सेफ्टी फ्यूज देखे हैं?
सेफ्टी फ्यूज पहले बेटा उसमें लगते थे, सेफ्टी फ्यूज जो कटआउट होता था उसमें सेफ्टी फ्यूज लगते थे, ये रहे, दिस इज सेफ्टी फ्यूज। ये होते हैं सेफ्टी फ्यूज वायर। ये वायर देख रहे हो, वायर, ये है सेफ्टी फ्यूज वायर। ये जो वायर जा रहा है ना, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही घर में आजकल तो सेफ्टी फ्यूज वायर बेटा कटआउट में नहीं होता, आजकल ना एमसी होती है, आपको पता है एमसी भी होती है हर घर में, ठीक है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है वो एमसी भी नीचे गिर जाती है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है, करंट का फ्लो ज्यादा होना, करंट ज्यादा फ्लो होना, मतलब करंट ज्यादा फ्लो होना, और जब करंट ज्यादा फ्लो होगी तो हीट ज्यादा फ्लो होगी, और जैसे ही हीट बढ़ेगी ये सेफ्टी फ्यूज ना ब्रेक हो जाता है। अच्छा, ये ब्रेक कब होगा, ये ब्रेक तब होगा जब इसका जो गलनांक पॉइंट है ना, जो इसका गलनांक पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, निम्न गलनांक पॉइंट होना चाहिए, निम्न, उच्च नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम। भैया इसका गलनांक पॉइंट कम होगा तभी तो ये हल्की सी हीट में ब्रेक हो जाएगा, तभी तो एमसीबी हमारी नीचे गिरेगी, है ना। सेफ्टी फ्यूज प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ जी, एक गर्म उष्ण दिवस में खुले तालाब का पानी ठंडा रहता, बिल्कुल सही बात है बेटा। तुम गर्मियों के महीनों में जाओ नहाने, है ना, तुम गर्मियों के महीने में तालाब के पानी में जाओ नहाने, हैं, तो वो ठंडा ठंडा पानी मिलेगा तुम्हें, याद है ना तुम्हें। एमसीबी होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बिल्कुल सही कहा आपने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तुम तालाब के पानी में देखा होगा तुमने बेटा, गर्मियों में भैंसों को जाते हुए, है ना, गई भैंस पानी में, कहते हैं ना गई भैंस पानी में। तो गर्मियों के दिनों में जो भैंसे होती हैं वो अधिकतर तुम्हें नहाते हुए दिखाई देंगी, है ना, कहाँ दिखाई देंगी, नालों में, पोखरों में, है ना। हाँ जी, पोखर में, आप पोखर होती है बेटा कई जगह पर, और क्या कहते हैं, तालाब में नहाते हुए भैंसे मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्योंकि वहां पे पानी ठंडा होता है। दूसरा, व्हेन हीट देन हीटेड वाटर वेपोराइज्ड एंड द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द लेटेंट हीट। हाँ सही बात है कि जो पानी गर्म होता है ना वो तो वाष्पीकृत हो जाता है ना, गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है हीट एनर्जी लेटेंट हीट में, तो वो पानी ना ठंडा ठंडा रहता है फिर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक योगी बना सकता है। आपको पता ही है कि कार्बन के कितने सारे रूप होते हैं। कार्बन कोयले में भी है, कार्बन हीरे में भी है, कोयला से लेके हीरे तक, कोयला से लेके हीरे तक, है ना, कार्बन ही कार्बन है कि नहीं है। तो कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, सबसे ज्यादा बॉन्ड होते हैं। कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, सही बात है बेटा, कार्बन बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। हाँ जी, एक राख से लेके डायमंड तक सॉलिड रूप में कार्बन कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट, चमगादड़ रात को उड़ सकते हैं, क्यों भाई, अलीगढ़ के पास है पीली पोखर, हाँ उसमें भी कई भैंसे डूब जाती हैं। चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं, और चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालते हैं, क्यों भाई, अब बताओ, ये तो तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तुम रात में उड़ सकते हो कि नहीं उड़ सकते, है ना, रात में उड़ते हो ना, रात भर जगे रहते हो और अपने हॉस्टल से निकल निकल के उड़ उड़ के बाहर जाते हो चाय पीने। तो सही बात है बेटा, तुम लोग रात में उड़ सकते हो, और तुम लोग अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हो इसीलिए रात में उड़ते हो, हैं, क्यों भाई। हाँ जी, वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वर इंक्लूडेड इन द साइमन कमीशन। बताओ, 1928 में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक कब आया था, कब आया था। हाँ जी, वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया था। और क्यों आयोजित किया था, है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है,
क्योंकि नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वर इंक्लूडेड इन द साइमन कमीशन। बिल्कुल सही बात है ना। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, क्यों भाई। चलिए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। आप जानते हैं कि जो हिमालय की मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस बहुत होता है। ह्यूमस पता है क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? ठीक है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है कि मिट्टी में ये जो जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म, जीवाश्म के बारे में आपने सुना होगा। जैसे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं और कई सालों तक उस मिट्टी में दफन रहते हैं। तो उनके दफन होने से मिट्टी ना उपजाऊ ज्यादा बन जाती है। उर्वरक मतलब वो ह्यूमस होता है, तो वो हिमालय की मिट्टी में ज्यादा होता है क्योंकि वहां ज्यादा लोग, जीव जंतु ज्यादा उस मिट्टी में दफन हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया इन द हिमालय इस फॉरेस्ट से, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, यही कारण है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बाकी बेटा अगर एक्सप्लेनेशन में कोई थोड़ी बहुत कमी रह रही हो, भूल चूक हो रही हो, तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं हूं तो रीजनिंग का ही टीचर। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में, जीएस की एक्सप्लेनेशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो मुझे आप माफ कर देना। ऐसा नहीं कि कहने लग जाओ अरे सर आपने तो ये तो बताया नहीं। तो जितनी मेरी जानकारी है मैं अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, बाकी तो आप समझदार ही हैं। किसी गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अ गैस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलपीजी, है ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलपीजी। ठीक है, एलपीजी को हम जैसे कंप्रेस करते जाते हैं, जैसे कंप्रेस मतलब गैस को कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो उनको आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। सिंस द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द गैसेस आर वेरी लार्ज। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब, अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है। अच्छा ये बताओ, भोजन कहाँ जल्दी पकता है, पहाड़ों पर या समुद्री तल पर? है भोजन कहां पर अच्छा पकता है, पहाड़ों पर या समुद्री तल पर? सर सही बात है, अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पे भोजन पकाना आसान है। हम जितना ऊपर उठते चले जाएंगे वायुमंडलीय दाब उतना ही कम होता चला जाएगा, और जितना वायुमंडलीय दाब कम होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा। तो बेटा पहाड़ों पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 70-80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो पहाड़ों पर पानी ना जल्दी उबलने लगता है। तो जब जो चीज जल्दी उबलने लगती है तो यानी कि वो भोजन को पकाने में उतनी हीट नहीं दे पा रही। जबकि समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा तो वो ज्यादा हीट बेटा भोजन को दे पाएगा। तो जो पानी जितनी देर में उबलेगा, है ना, वो उतनी ही हीट दे पाएगा भोजन को, तो भोजन उतनी ही जल्दी पकेगा, है ना। हाँ जी। प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो जितना ज्यादा वायुमंडलीय दाब होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलता, वो कम से कम 110, 120, 130, 140, 150 डिग्री सेल्सियस तक उबलता है। तो पानी जितनी देर में उबलेगा भोजन उतनी जल्दी पकेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा हीट बेटा भोजन को मिल पाएगी। मान लो कोई पानी उबल रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे, एक पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक उबला 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो भोजन कहां पकेगा? 150 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में जल्दी पकेगा, क्योंकि इसका तो टेम्परेचर ही 70 है, इसका 100 है, इसका 150 है। तो जो पानी जितनी ज्यादा हीट देगा खाने को वो खाना जल्दी पकेगा। और ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो समुद्र तल पर ज्यादा ज्यादा वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। समझे? दैट्स व्हाई वी यूज सॉल्ट व्हाइल बॉइलिंग एग्स। हाँ, हम नमक मिला देते हैं पानी में तो उससे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंप्योरिटीज मिलाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
इसीलिए हम अंडा पकाते समय पानी में नमक मिला देते हैं, ठीक है, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड, ये गलत है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज नहीं करता हायर एल्टीट्यूड पे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, मतलब जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सर आज तो आप रजनीकांत बन गए, सबके सब सब्जेक्ट एक ही क्लास में पढ़ा दिए। हाँ जी, आज तो हमने सारी सब्जेक्ट पढ़ा दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है बेटा। The heat gets used in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particle. ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल पर काबू पाकर अवस्था को बदलने में हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब हम किसी की भी ना स्टेज चेंज करते हैं, जैसे हम बर्फ को पिघलाकर पानी बना रहे हैं, तो जितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है उतने ही डिग्री सेल्सियस का पानी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है तो 0 का ही पानी होगा उसी सेम टाइमिंग में। अब आप कहोगे सर आपने जो हीट दी है ना, जो हीट आपने दी है वो हीट कहाँ गई, उससे टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा पानी का? बाबू वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में चली गई, है ना। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत पास थे, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर हो गए, तो वो हीट वहां पे खर्च हो गई। इसीलिए उस सेम टाइमिंग पर जब कोई भी ठोस लिक्विड में बदल रहा है या लिक्विड गैस में बदल रहा है, उस बदलते समय दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा सेम होगा, वो हमेशा सेम होगा, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए बेटा एग्जाम में रीजनिंग से स्टार्ट करो, मैथ्स से स्टार्ट करो, जो मर्जी उससे स्टार्ट करो, जहां आपको अच्छा फील हो, है। अब आप कहो सर पहले मेरे सामने, है ना, सर मेरे सामने थाली में एक पनीर की सब्जी है और दूसरी सर मलाई कोफ्ता है, तो सर मैं पहले रोटी का वाइट किससे लूं, मैं पनीर की सब्जी से लूं या मलाई कोफ्ता से लूं? तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले पनीर का टुकड़ा लेना चाह रहे हो, मलाई कोफ्ता लेना चाह रहे हो, वो तुम्हारी अपनी स्वेच्छा है, उसमें मैं क्या बताऊं। तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, तुम ज्यादा कहां कंफर्ट फील कर रहे हो, जो जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा कंफर्ट फील कर रहे हो सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाओ, है ना, ताकि हम एग्जाम में नर्वस ना हो। हमें कभी भी वो सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहिए जिसमें हम कंफर्ट नहीं है। अगर ऐसा कर दिया तो हम नर्वस होते चले जाएंगे। हमें अपनी अपनी नर्वसनेस पर काबू पाना है, तो पहले हमें वो सब्जेक्ट चूज करना होता है जहां हम ज्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, सही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड, गलत। अभी तो मैंने बताया था अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये गलत बात है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है बढ़ता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, किसी ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस नोन एज सब्लिमेशन, आप जानते हैं सॉलिड को अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दे तो नेफ्थलीन डजंट लीव रेजिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम, सही बात है। कुछ देर तक खुला रखने पर नेफ्थलीन अवशेष नहीं छोड़ता, क्योंकि शायद जो नेफ्थलीन है कपूर कपूर भी आप जानते हैं, कपूर को आप जलाओगे ना वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कपूर लिक्विड में चेंज नहीं होगा, है ना। तो नेफ्थलीन डजंट लीव रेजिड्यू, कुछ देर तक खुला रखने पर नेफ्थलीन अवशेष नहीं छोड़ता है, ठीक है। हाँ जी, अब इसका कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ देर तक खुला छोड़ने पर नेफ्थलीन अवशेष नहीं छोड़ता, बिल्कुल सही बात है। दोनों करेक्ट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं। हाँ जी, बर्फ पानी पर तैरती है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो।
यहां पर ना ये कारण है, ये कारण है, और ये उसका परिणाम है। ये उल्टा लिख दिया है मेरे ख्याल से, ये उल्टा लिख दिया है। आंसर तो इसका यही होगा, लेकिन कारण ये है और उसका परिणाम ये है, उल्टा कर दिया। चलो ये कारण परिणाम है, ऑप्शन ए चूज कर लो। ये आपस में कारण परिणाम है, आप ऑप्शन ए चूज कर सकते हो। ठीक है, उल्टा कर दिया, उल्टा। तो ऑप्शन ए चूज कर लो, ए। आप लोग एक चीज जानते हैं, बर्फ पानी पर तैरती है। सही बात है बेटा, बर्फ पानी में डूबती कहां है, बर्फ तो पानी में तैरती है, बिल्कुल सही बात है। और लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, ये गलत है। एक्चुअली सॉलिड की डेंसिटी ठोस पदार्थों की तुलना में तरल पदार्थों की घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है सॉलिड का, है ना। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। अच्छा, सॉलिड की बात कर रहे हैं और लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बर्फ और वाटर की बात नहीं कर रहे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, ठोस पदार्थों की तुलना में तरल पदार्थों का घनत्व कम होता है, ये सही बात है भैया। जो सॉलिड होते हैं आर मोर डेंसियर, जो सॉलिड होते हैं, है ना, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। लेकिन ये कारण नहीं है बर्फ का पानी में तैरने का। बेटा बर्फ पानी में तो इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, बर्फ का कम होता है, बर्फ की डेंसिटी कम होती है ना, तो बर्फ का घनत्व कम होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड की, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड हैव मोर डेंसिटी, हाँ लिक्विड हैव लो डेंसिटी, सही बात है। तो ऑप्शन बी होगा, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बर्फ पानी में तैरती है, उसके पीछे कारण अलग है। बर्फ पानी में तैरती है, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि उसकी हाई डेंसिटी है, ना 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 ना। बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, लो है। कॉफी समझे बाबू। बर्फ की डेंसिटी लगभग 0.9 होती है, पानी की डेंसिटी 1 होती है। गर्म करने के लिए उबलते पानी से भाप बेहतर है, बिल्कुल सही बात है बेटा। गर्म कर, आपको पता है कि आप जितना गर्म पानी से नहीं जलोगे, जितना आप भाप से जल जाते हो। भाप जो वाटर वेपर होती है ना, उसमें ज्यादा हीट होती है कंपैरिजन टू वाटर, है ना। क्यों? क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वाटर का टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो वाटर वेपर होती है ना, उनका टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 100 आया फिर और हीट आती चली जाती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वाटर वेपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ जी, स्टीम कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर, सही बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हम भाप से ज्यादा जलते हैं। चलिए साहब, चीनी और नमक दोनों पानी में आसानी से घुल जाते हैं, सही बात है भैया, चीनी नमक दोनों घुल जाते हैं। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड हेंस इट इज इजीली डिसॉल्व इन वाटर, ये तो गलत बात है। मतलब वो सॉलिड है इसीलिए इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे तो लकड़ी को घोल दो तुम पानी में, हैं, ऐसे तो तुम लकड़ी को घोल दो, क्यों भाई, ऐसे तो तुम लकड़ी को घोल दो। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं आपसे कल। लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
हेलो हेलो।